नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर, जहां पर हमारी सभी टीम मेंबर्स के द्वारा आपको 12th क्लास और बाकी क्लासों के जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। उनके लिए क्लासें लग रही हैं, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि मैं राहुल गौड़ यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। 12th क्लास की केमिस्ट्री हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई थी। और आपको ये भी पता होगा कि मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6, नई बुक का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन की कुछ वीडियो मैं बना चुका हूँ। और आगे भी वीडियो आएंगी इसी टॉपिक पे। तो हम आपको, यदि आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हेलो एल्केन का जो टॉपिक है वो हमारे द्वारा कंप्लीट कर दिया गया था। बाकी आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हेलो एरीन। उसके लिए हमने कुछ लिखा है, तो चलो देखते हैं। देखो, हमने हेलो एरीन स्टार्ट करने से पहले आप सभी जानते होंगे, आपको याद होगा, जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हेलो एरीन होता क्या है। हेलो एरीन ऐसा आइटम होता है जिसमें आपकी एरोमेटिक रिंग में से यदि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो बाय द हेलोजेंस, ठीक है ना। यदि आप एरोमेटिक रिंग में से हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस करते हो तो उससे बनता है आपका हेलो एरीन, ठीक है। तो हेलो एरीन में सबसे पहले जो आपका पॉइंट होने वाला है वो है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी आप हेलो एरीन कैसे बनाते हैं, इसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आपको लिखा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी अपन हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलो एरीन बना सकते हैं। तो एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि आपके जो रिएजेंट होते हैं वो दो टाइप, आपके जो रिएजेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यानी आपका जो अटैक करने वाला रिएजेंट जो होगा वो कौन होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। इससे पहले याद होगा आपको अपने न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ा था। हेलो एल्केन के केस में हमने न्यूक्लियोफिलिक के बारे में भी पढ़ लिया था। तो देखें क्या होता है यहाँ पे, आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे मैंने टॉलुइन लिया है। टॉलुइन की रिएक्शन जब मैं किसी हेलोजन से कराता हूँ, यहाँ पे एक्स का मतलब है आपका क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन। जब मैं इसकी रिएक्शन या तो आप क्लोरीन के साथ करा लें या आप ब्रोमीन के साथ करा लें, तो आप जब ये रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, यानी आप आयरन की प्रेजेंस में या आयरन ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हो, वो भी डार्क में करानी है आपको, ठीक है। ऐसा क्यों, आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है, डार्क में क्यों है, सनलाइट में क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप Fe और FeCl2, आप Fe लें या फिर लें FeCl2, ये यहाँ पे लुईस एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपको क्या लेना है, लुईस एसिड लेना है, यानी आपको एज अ कैटलिस्ट लुईस एसिड लेना है। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे कि आपको जो कंपाउंड मिलता है उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका हेलोजन ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक। यानी आपका ऑर्थो या पैरा कंपाउंड आपको सामने देखने को मिलता है। रिगार्डिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप ये कौन सा होता है, ऑर्थो और पैरा होता है। जब आपने ये रिएक्शन देखी तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, यदि आपने 11th अच्छे से पढ़ी है, 11th का लास्ट का चैप्टर 13 चैप्टर यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि ये वाली रिएक्शन हमने 11th में भी की थी। लेकिन ये वाली रिएक्शन हमने 11th में की थी तो वहाँ पे बेंजीन था, बेंजीन के साथ आपने ये रिएक्शन की गई थी आपके द्वारा ये, तो वहाँ पे अपने ये रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा कंपाउंड आपको देखने को मिलते थे। अब आप कहेंगे सर ऑर्थो और पैरा, इन दोनों कंपाउंडों को अपन इजीली डिफरेंट कर सकते हैं, इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों कंपाउंड को, इनको अलग अलग कर सकते हैं, आइसोलेटेड कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक बिंदु होता है, उसमें हाई डिफरेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाई डिफरेंस, ठीक है, हाई डिफरेंस पाया जाता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें काफ़ी अच्छा हाई डिफरेंस होता है, और हाई डिफरेंस होने के कारण हम ऑर्थो और पैरा दोनों कंपाउंडों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आगे आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर हमने ऑर्थो और पैरा ही क्यों बनाया, यहाँ पे मेटा क्यों नहीं बनाया। तो ये भी केस अपन आज की क्लास में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आपको रेजोनेंस के द्वारा मैं समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा ही कंपाउंड बनते हैं, मेटा नहीं बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, आपको ये इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब आपका आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, सर आपने क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे लिया, लेकिन आपने आयोडीन की बात नहीं की, फ्लोरीन की बात नहीं की, तो इसका क्या सीन है? इसका सीन ये है कि जब आप आयोडो कंपाउंड बनाते हो या फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हो, तो होता क्या है, ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल। आपकी ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है, यानी धीमी होती है और उत्क्रमणीय होती है। तो उत्क्रमणीय होने के कारण यहाँ पर अपन काम में लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या काम में लेते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में आप HNO3 ले सकते हैं और HiO4 मेटा पर आयोडिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में HNO3 और HiO4 लेते हो, तब तो आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करा सकते हो और आयोडो कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रिएक्शन स्लो होती है और कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। लेकिन आप जब फ्लोरीन के केस में क्या देखते हो, जब आप फ्लोरीन के साथ एक केस देखते हो तो आप देखते हैं कि फ्लोरीन जो है वो हाई रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाई रिएक्टिव, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इतना अधिक क्रियाशील होता है कि इस रिएक्शन को, जब आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। जब आप उस रिएक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रोडक्ट कैसे फाउंड करोगे? आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसके कारण ये दोनों जो केस हैं जिसमें आप आयोडीन और फ्लोरीन दोनों के साथ आप रिएक्शन नहीं कराते, उसके पीछे रीज़न है कि फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, आयोडीन जो होता है वो स्लो और रिवर्सिबल होता है। लेकिन आप यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हो तो आप इजीली रिएक्शन करा सकते हो। बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ आप जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्लोरो और पैरा हेलोटॉलुइन मिलते हैं, यानी आपको हेलोएरिन बन के आ चुका है, ठीक है। इससे आगे जब अपन बात करते हैं तो अपनी सेकंड रिएक्शन है अपनी सैंड मायर रिएक्शन, यानी आप प्राइमरी एमीन से क्या बनाने वाले हैं? आपका हेलोएरिन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, जिसे आप एनिलीन बोलते हो, ये आपका जो कंपाउंड है इसको अपन एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। जब इस एमीन ग्रुप, आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, उसमें आप ये चीज़ें देखने वाले हैं, वहाँ पर ये रिएक्शन पूरी आने वाली है। तो इसकी जो डिटेल हिस्ट्री अपन जो करेंगे वो अपन करेंगे अपने 12 चैप्टर में, जब इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अभी आप नॉर्मली की रिएक्शन देखें कि जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है 273 और 278 केल्विन, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर हो गया ये, ठीक है। तो आप जब इस नॉर्मल टेम्परेचर पर 273 आप सब जानते हैं कितना हुआ डिग्री सेल्सियस में, आप यदि चेंज करें तो 0 के आसपास हो गया, ठीक है। तो आप जब रिएक्शन कराते हो सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो आपका जो कंपाउंड बनता है उसे आप बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, ठीक है। इसको आप बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, या फिर आपने इसका नाम ये भी सुना होगा, इसे अपन एक और नाम देते हैं, इसको डाईएजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको डाईएजोनियम सॉल्ट भी आपने सुना होगा, ठीक है। ये भी एक चैप्टर का पार्ट रहेगा आपके 12th चैप्टर का, तो उसमें भी अपन इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो आपका बेंजीन डाईएजोनियम कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड की रिएक्शन जब आप Cu2X2 यानी क्यूप्रस हैलाइड, किससे? क्यूप्रस हैलाइड से आप कराते हैं तो आपका हेलोएरिन फॉर्म्ड होता है, ठीक है। यहाँ भी आप हेलोजन की जगह, S की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं, ठीक है। आप जब यहाँ Cu2X2 लेते हो तो मेनली जो रिएक्शन होती है, जब आप डाईएजोनियम की रिएक्शन कॉपर क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं तो उसी को अपन बोलते हैं सैंड मायर रिएक्शन। यदि आप यहाँ इसकी जगह कॉपर पाउडर ले लें तो वो गाटरमान रिएक्शन होगी, ठीक है। ये अपन आगे बात करेंगे इसकी। तो आपका तो हेलोएरिन बन चुका है, आपको इससे मतलब होना चाहिए, यानी आपका जो कंपाउंड है वो एरिल हैलाइड फॉर्म्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे प्राइमरी एमीन से डाईएजोनियम और डाईएजोनियम से हेलोएरिन बना सकते हैं। यदि यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन यदि पोटेशियम आयोडाइड से करा दें तो आपका आयोडोबेंजीन आपके सामने दिखाई देता है आपको, ठीक है। यदि इसी की रिएक्शन आप करा दें, यहाँ पे इसकी रिएक्शन यदि मैं HBF4 से करा दूँ तो यहाँ पे आपको फ्लोरोबेंजीन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपने ये रिएक्शन का नाम भी सुना होगा, जब आप HBF4 के संग रिएक्शन कराते हो तो इसे बाल्जी सीमान रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी अपने उसी चैप्टर में आएगी, डिटेल से पढ़ेंगे उसमें।
तो बाकी आप नॉर्मल रिएक्शन देखें अभी कि आपने प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराई है अपने सोडियम नाइट्रेट से और हाइड्रोजन हैलाइड से। तो आप जैसी रिएक्शन कराते हैं तो आपका डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब आप क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं तो आपका हेलोएरीन बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो इनमें से यदि क्वेश्चन आता है कि हेलोएरीन कैसे बनाते हैं अपन, तो आप इन दोनों मेथडों की बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगला जो इसमें टॉपिक है आपका वो है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हेलोएरीन की केमिकल रिएक्शन आपका अगला पॉइंट होने वाला है। तो सबसे पहले अपन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, जब भी आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, ठीक है, तो आप जब हेलोएरीन की केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करने वाला हूँ। यानी हेलोएरीन की 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है आपकी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड आपकी जो रिएक्शन होने वाली है वो आप उस रिएक्शन का नाम पढ़ते हैं, वो आपकी होती है यहाँ पे सेकंड जो रिएक्शन है वो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और आपकी जो थर्ड रिएक्शन है उसको वो तो आपकी सेम ही है, जैसे आपने हेलोएल्केन में पढ़ा था वो सेम ही है, रिएक्शन विद मेटल, यानी धातु के साथ अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और धातु के साथ अभिक्रिया हेलोएल्केन में आपने पढ़ी थी, बुर्ज रिएक्शन पढ़ी थी, बिल्कुल याद आ गई होगी आपको बुर्ज रिएक्शन। और बुर्ज रिएक्शन के साथ यहाँ कुछ बस ऐसा होने वाला है कि एक और रिएक्शन बढ़ेगी जिसमें को बोलते हैं अपन फिटिंग रिएक्शन, और फिटिंग के बाद बुर्ज और फिटिंग को अपन ऐड कर देंगे तो उसे अपन बोलते हैं बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। 3 रिएक्शन इसमें आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपके सामने कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि मैं हेलोएरीन के केस में बात करता हूँ, इन अभिक्रियाओं के केस में बात करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि हेलोएरीन आर लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हेलोएरीन जो होती हैं, आपकी जो हेलोएरीन होती हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती हैं। ठीक, ये पहली बात। अब आप कहेंगे सर कम क्रियाशील होती हैं, आपने ये डेटा तो दे दिया, फिर इसका रीज़न तो दीजिए। तो इसके कुछ रीज़न होते हैं, तो वो रीज़न क्या हो सकते हैं? जिसमें आपका जो पहला रीज़न है वो आपका होगा रेजोनेंस। क्या होने वाला है? रेजोनेंस इफेक्ट। पहला आपका होने वाला है अनुनाद प्रभाव। सेकंड आपका जो रीज़न होने वाला है वो आपका होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। यानी कार्बन एटम के संकरण की अपन बात करेंगे, कार्बन एटम ऑफ सी एक्सपोर्ट। यानी आपके कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है उसका जो कार्बन है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तीसरा जो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें अपन तीसरा पढ़ेंगे जो आपका होगा इनसॉल्युबिलिटी तीसरा अपन जो केस पढ़ेंगे इसमें वो अपना होगा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल।
इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, यानी फिनाइल कैटायन की इनस्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आपका जो फोर्थ पॉइंट होगा वो फोर्थ पॉइंट है आपका पॉसिबल रिपल्सन, ठीक है, यानी आपका संभावित प्रतिकर्षण, ठीक है। तो ये चारों जो पॉइंट हैं इनके बेसिस पे अपन ये समझाने वाले हैं कि आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, आपकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। इसके रीजन है, पहला आपका जो इफेक्ट है वो है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड आपका जो इफेक्ट है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम का संकरण, तीसरा जो है आपका इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, यानी जो फिनाइल कैटायन होता है वो इनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसका रीजन भी है बिल्कुल। और आपका जो लास्ट रीजन रहेगा वो रहेगा आपका पॉसिबल रिपल्सन, यानी संभावित प्रतिकर्षण। तो इन चारों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले देखें, यदि मैं आपको यहीं से समझाऊँ, थोड़ा सा यहीं मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट जिसको आपने कहा रेजोनेंस इफेक्ट, क्या बोल रहे हैं आप, रेजोनेंस इफेक्ट। जब आप किसी हेलो एरीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक हेलो एरीन ले लिया है। जब आप इस हेलो एरीन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि क्लोरीन के पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर होने के कारण यहाँ हमें प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलता है। लोन पेयर होने के कारण यहाँ हमें प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें लोन पेयर जो होते हैं वो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बेंजीन का जो बॉन्ड है वो कहाँ चला जाता है, कार्बन के पास चला जाता है ना, ट्रांसफर हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे हमें अगली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जिस अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप सब देखोगे कि हमें इस अगली स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ पे जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड था वो बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होंगे, और जब ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे ये होगा तो हमें एक नई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, यहाँ बॉन्ड बन चुका है, यहाँ आपके लोन पेयर आ चुके हैं, यहाँ पे क्लोरीन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में फिर से आपके लोन पेयर अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और आपका डबल बॉन्ड फिर से कार्बन पर लोन पेयर की फॉर्म में चला जाएगा। तो आपको एक नई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगा, इस प्रकार से एक नई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगली कंडीशन में क्या होने वाला है, अगली कंडीशन में ये जो लोन पेयर हैं ये आपके इधर जाएंगे, जिससे एक नया बॉन्ड बनेगा, और जो कार्बन जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो फिर से क्लोरीन के पास लोन पेयर की फॉर्म में चला जाएगा, और जिससे क्या होगा, आपको जो पहले वाली स्ट्रक्चर थी सेम वही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप रेजोनेंस जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो जब किसी भी एटम के पास लोन पेयर होते हैं तो बेंजीन इनको एक्टिवेट कर देता है, तो एक्टिवेट करने के साथ ही इसमें रेजोनेंस का केस आपको देखने को मिलता है, प्लस आर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और जब आप प्लस आर इफेक्ट को देखते हो तो हमें इस टाइप की, ये चारों टाइप की जो हैं एरोमेटिक रिंग्स में जो स्ट्रक्चर में जो चेंजेज आया है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप पहला पॉइंट तो ये कहोगे कि सर यहाँ पे हुआ क्या, आप कहोगे सर यहाँ पे जो क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं, यानी हेलोजन के जो लोन पेयर हैं, और बेंजीन जो रिंग है आपकी, बेंजीन जो रिंग है इसके बीच में क्या होता है, कॉन्जुगेशन, यानी यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन के डबल बॉन्ड और क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं उनके बीच में कॉन्जुगेशन पाया जाता है, डीलोकलाइजेशन होता है, पहली बात। सेकंड बात यदि अपन देखें तो आप कहोगे कि सर हमें यहाँ ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड था उनमें एक पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। क्या आ गया है, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ चुके हैं, यानी आपके कार्बन, ये आपका कार्बन है बिल्कुल, तो आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच में आप जब देखोगे तो हमें पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देते हैं, क्योंकि आप जब इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ ऐसी होने वाली है जिसमें आप कहोगे कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका रोटेट कर रहा है, बिल्कुल क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, पार्शली डबल बॉन्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, आगे बनता हुआ फिर बाद में फिर ख़त्म हो जाएगा, तो हमें पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। जब आपको ऐसा दिखा, जहाँ पे आपको कार्बन और क्लोरीन के बीच में
पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे खुद से बताइए कि एक तो केस था आपका हेलो एल्केन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फेवर करता था, बहुत अच्छे से देता था, हमने पढ़ी भी है, याद होगा आपको SN1 SN2 बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी हमने। तो वहाँ पे हेलो एल्केन जो है, तो हेलो एल्केन में क्या होता था, आपको सिंगल बॉन्ड तोड़ना होता था, न्यूक्लियोफिलिक आता था, कार्बन पर अटैक करता था, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटता था और हमें नया कंपाउंड बन जाता था, ये आपने देखा होगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं, यानी ये आपका जो बॉन्ड है उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ चुके हैं। तो एक तो आपको सिंगल बॉन्ड तोड़ने को मिले, एक आपको डबल बॉन्ड तोड़ने को मिले, तो आप कहोगे इट इज़ डिफ़िकल्ट, यानी ये डबल बॉन्ड है इसको तोड़ना कैसा होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, या फिर क्लेवेज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लेवेज अ शॉर्टर बॉन्ड या पार्सली डबल बॉन्ड, ठीक है। देन हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन की तुलना में इस हेलो एरिन का जो बॉन्ड है, जो कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी कठिन होता है, मुश्किल होता है, इसलिए आपका जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो क्या होती है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव होती है। तो पहला आपने सुना जिसको हमने रेजोनेंस से समझाया, पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जब कैरेक्टर आ गए तो हम कहेंगे कि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ऐसा नहीं टूटेगा लेकिन लेस रिएक्टिव हो जाएगा, यानी आप न्यूक्लियोफाइल इजीली उसको तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इजीली नहीं तोड़ पाएगा तो हम कहेंगे ये क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। तो पहला केस तो ये है। बाकी अपन सेकंड केस इधर लिखते हैं। आपका सेकंड केस बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि सेकंड केस में क्या होता है। हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। आप यदि मैं हेलो एल्केन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे मैंने एक हेलो एल्केन बनाया, इसमें आप सभी जानते हैं कि हमें इस प्रकार का हेलो एल्केन होता है। यदि मैं हेलो एरिन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो हमें इस प्रकार से हेलो एरिन की एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे लो मैंने हेलो एल्केन बना दिया है। तो यहाँ पे जब मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हेलो एल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन का वो होता है sp3, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है sp2, यानी एक केस में आपको sp3 दिखा, एक केस में आपको sp2 दिखा। ये आप सभी जानते हैं 4 बॉन्ड निकल रहे हैं, तो sp3 यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड के केस में कौन सा हो गया, sp2, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, यानी आपने देखा हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन में एस कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यदि आप sp3 में एस कैरेक्टर देखें तो आप कहोगे sp3, यानी जो बंटवारा होगा वो एस के हिस्से में कितना आएगा, 25% बिल्कुल। लेकिन sp2 के केस में जब आप बंटवारा करोगे तो आपका परसेंटेज आने वाला है 33.3, कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ। और हम यही कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कि हुआ क्या कि परसेंटेज एस जो कैरेक्टर हैं वो इंक्रीज हुए, और जैसे यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ जैसे इंक्रीज हुए तो आप देखोगे जब परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आप कहोगे इसका जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो बंध लंबाई है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है तो आप जानते हैं बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है या जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल। यानी आपका बॉन्ड लेंथ कम हो चुकी है, यानी आपका जो बॉन्ड है वो छोटा हो चुका है, बिल्कुल छोटा हो चुका है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो आप खुद से सोचें कि किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, हेलो एल्केन के बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या फिर हेलो एरिन के बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो आप कहेंगे कि सर हेलो एल्केन के बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा एज कम्पेयर टू हेलो एरिन, यानी आप कहेंगे कि हेलो एरिन का जो बॉन्ड है इसका जो क्लेवेज है, इसका जो ब्रेक करना है इस बॉन्ड को, वो क्या होता है, हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जब इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो आप कहेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है इसके लिए क्या होंगी, लेस रिएक्टिव होंगी। 2 केस सेम वही केस हो गया, ठीक है। तीसरे रीजन की अपन बात करते हैं। यहाँ पे तीसरा रीजन आपका छोटा सा होने वाला है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। आप मोस्ट ऑफ में 2 रीजनों को ज़्यादा फेवर करें, ये ज़्यादा अच्छे हैं।
तीसरा रीजन है कि आपका जो फिनाइल कैटाइन ग्रुप बनता है, यानी आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं उनमें कैटाइन बनता है, और जब भी कैटाइन बनता है फिनाइल कैटाइन, बिल्कुल ये बना, तो जो फिनाइल कैटाइन जो होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यानी आपका जो फिनाइल कैटाइन है वो रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद के द्वारा उसको स्थायित्व प्रदान नहीं किया जाता। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप खुद से फील करें कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो बेंजीन रिंग होती है वो प्लेन में होती है, यानी जो आपके कार्बन है, फील करें कि एक कार्बन आपकी तरफ है, दो कार्बन उसके पीछे, दो कार्बन बिल्कुल उसके पीछे, एक कार्बन बिल्कुल जुड़ता हुआ मेरे सामने, ठीक है। ये हो गए आपके 6 कार्बन, ठीक है। जब इसमें आप सबको पता है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन बनाता है? पाई ऑर्बिटल। तो यानी आप फील करें कि इस तरीके से, फील करें इस तरीके से, ये पाई बॉन्ड है, इधर ये पाई बॉन्ड है, इस कार्बन में इधर पाई बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, यानी जो रेजोनेंस हो रहा है वो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक है। जब पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलती हैं जिससे इस कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, इतनी बात तो हम जानते हैं। लेकिन जब ये फिनाइल जो कैटाइन बना, आपका फिनाइल कैटाइन बन गया, तो ये कार्बन पर बनता है, प्लेन में बनता है, और जैसे ये प्लेन में बनता है तो जो रेजोनेंस है वो तो पी ऑर्बिटल के बिटवीन हो रहा है ना, 90 एंगल ऑफ परपेंडिकुलर हो रहा है बिल्कुल प्लेन के, और ये कहाँ है? प्लेन में है। तो प्लेन में होने के कारण इसमें ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, रेजोनेंस जैसा है वो होता रहेगा, उससे प्लस चार्ज से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब यहाँ प्लस चार्ज से इसको स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही तो ये स्टेबल ही नहीं है, और जब ये स्टेबल नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज यदि आपका स्टेबल नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होने वाली हैं वो भी क्या होंगी? लेस रिएक्टिव हो जाएंगी। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने पहले हमें कभी ये भी कराया होगा जिसमें आपकी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ हुआ करती थी जिसमें हमें कुछ ऐसे कंपाउंड देखने को मिलते थे, जिसमें यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बना दूँ। अब आपको सर इसमें भी रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल है। आप नहीं कह सकते कि सर यही पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, बिल्कुल ये नहीं है, वो अलग है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, उस बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है CH2, बिल्कुल प्लेन में है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो CH2 के परपेंडिकुलर है, p ऑर्बिटल में। तो यानी अब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। यदि वो p ऑर्बिटल में आपको प्लस दिखे तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे रेजोनेंस दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन पर है, और कार्बन पर होने के साथ ही ये प्लेन में है, और प्लेन में होने के कारण ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के प्रति लेस रिएक्टिव होता है। अब आप लास्ट देखें पॉसिबल रिपल्सन। अब ये क्या है? ये केस एक नॉर्मल केस है जो आप सभी जानते हैं। मैं यहाँ आपको स्पेस में बताता हूँ। देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में आप सभी जानते हैं, देखो हमें यदि रिएक्शन करानी है तो हम रिएक्शन कराते हैं हेलो एरीन की, बिल्कुल ये आपका हेलो एरीन, जिसमें आप सभी देख रहे होंगे हेलोजन के पास लोन पेयर भर भर के, बेंजीन के पास पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो भर भर के इसके पास है, यानी ये आप कहें तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रिच हेलो एरीन है। जब आप इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो आप सभी जानते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब जब ये भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन अच्छे हैं नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन अच्छे हैं नेगेटिव चार्ज, जब दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों के पास अच्छे से इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप सभी जानते हो जब भर भर के दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी नहीं, यानी ये इस पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? तो आप सभी जानते हो जब सेम कैटेगरी के बंदे आपके सामने आते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं रिपल्सन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने के कारण हमें क्या मिलता है? रिपल्सन, हमें रिपल्सन देखने को मिलता है। और जब आपको रिपल्सन देखने को मिलता है तो आप कहोगे कि हमें यहाँ पे क्या मिला? रिपल्सन मिला। और रिपल्सन के कारण जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनके लिए क्या हो जाएगा? ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 केस पढ़े जिनमें हमने कहा कि आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होती हैं? लेस रिएक्टिव होती हैं टूवर्ड्स द हेलो एरीन। जिसमें हमने पहला केस आपको बताया
जैसे मैंने पहला केस आपको बताया था बाई रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में आपने देखा कि जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे तो हमें पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलते थे, और जैसे ही आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलेंगे तो आप सभी जानते हैं कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना या क्लेवेज करना डिफिकल्ट होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। सेकंड केस में हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन, यानी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, कार्बन का जो संकरण होता है वो हेलोएरिन के केस में sp2 होता है। sp2 यानी एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है रिगार्डिंग हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन की तुलना में या कंपेरेटिवली sp2 यहाँ पे केस होने से एस कैरेक्टर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो भी बढ़ गई, और जैसे आपकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। आप सभी जानते हो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा। जब बॉन्ड छोटा हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा, तो बॉन्ड छोटा भी है मजबूत भी है, तो न्यूक्लियोफाइल को उसको तोड़ने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जब अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तो आप सभी जानते हैं वो कैसा हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये दोनों केस आपके आ गए। थर्ड मैंने बताया था फिनाइल का, कि फिनाइल जो होता है, फिनाइल जो कैटायन होता है वो कभी भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल नहीं होता। इसके कारण हमें यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन होती है वो रूल्ड आउट हो जाती है, यानी यहाँ पे SN1 रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। आपका जो फोर्थ केस है वो ये होने वाला है कि आपका जो हेलोएरिन होता है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों रिच स्पीसीज, दोनों के बीच में रिपल्सन। जब रिपल्सन है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इजीली अटैक नहीं कर पाएगा तो अपन कहेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। यानी हमने ये 4 केस पढ़े, जिनमें से आपको 2 केस तो मैक्सिमम याद होने ही चाहिए, कि एग्जाम में मिनिमम 2 केस तो वो पूछता ही है, चारों को नहीं पूछता, ठीक है। तो अब मिनिमम आप 2 केस तो पढ़ें, बाकी आपकी अब अपन इसके बाद ऐसा नहीं है। हमने कहा अभी एक सेंटेंस बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग आपकी जो हेलोएरिन है वो लेस रिएक्टिव है। हमने ये नहीं कहा कि वो बिल्कुल क्रिया करती नहीं है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव है तो यदि आप कंडीशन बदल दें, कंडीशन हाई कर दें तो क्या होगा, आपकी रिएक्शन पॉसिबल होगी। जैसे अपन पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ या रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के से क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। तो आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसके साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे आप हेलोएरिन से, और जब आप हेलोएरिन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हेलोएरिन से आप जैसी रिएक्शन कराएंगे तो वो यहाँ पे हेलोजन को रिप्लेस कर देगा और OH ग्रुप वहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें वो रिएक्शन कैसे होंगी। देखिए अभी हमने बताया, बिल्कुल आप कहोगे कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि जो हेलोएरिन होती हैं उसकी रिएक्शन जब अपन कराते हैं, ठीक है, उसकी रिएक्शन जब आप कराओगे, किससे मैंने यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूँ, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। यानी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप सभी देख रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कराने वाला हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराने वाला हूँ। और अभी आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, फिर तो आप सभी जानते हो जो जब कोई रिएक्शन लेस रिएक्टिव होती है, जब कोई इंसान लेस रिएक्टिव होता है उसको रिएक्टिव करना है, एक्टिव करना है आपको, तो क्या करेंगे आप गर्म करेंगे बिल्कुल। तो गर्म आप किसी भी केस से कर सकते हो, कैसे करते हैं वो आप सभी जानते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 623 केल्विन पर इसको हीट करोगे विद 300 ATM प्रेशर के साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 623 केल्विन पर 300 ATM यानी 300 वायुमंडलीय दाब पर आप जब इसको हीट करते हो NaOH के साथ, तो जब आप इसको हीट करोगे तो होगा क्या, आप सभी जानते हैं कि यहाँ से जो OH माइनस है, आपका जो OH माइनस होने वाला है, जो न्यूक्लियोफाइल होने वाला है, वो यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के साथ ही यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस होगा और आपका फिनॉल
क्या बनता हुआ दिखाई देगा आपको? आपको यहाँ पे फिनॉल बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ वो आप सभी समझें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूँ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यदि मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करता हूँ तो क्या होता है, जो रिएक्टिविटी है, क्या है रिएक्टिविटी, वो इंक्रीज हो जाती है। यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यदि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन यानी एक तरीके से ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, हिंदी में इसका एक नाम है इलेक्ट्रॉन अनबेसी समूह, समथिंग ऐसे है। तो आप हिंदी वाले भी यही याद रखें, ज़्यादा इजी रहेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं तो आपकी जो मैकेनिज्म है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी आपकी जो हेलो एरीन है उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। वो आप देखें कैसे, कि जब मैं हेलो एरीन पर, ये आपका हेलो एरीन है, तो हेलो एरीन पर जब मैं क्या जोड़ दिया, नाइट्रो ग्रुप। आप सभी जानते हैं नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यदि किसी से जुड़ा हुआ है तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे होगा क्या, ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो नाइट्रोजन में क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, रिंग में से, यहाँ से ये रिंग में से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी आपकी जो रिंग है उसमें से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी ये खींचता है इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी आप 11th में सब पढ़ के आए हैं। तो आप जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप NaOH के संग रिएक्शन कराएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो अब जो रिएक्शन है वो 443 केल्विन 443 यानी 443 केल्विन पर रिएक्शन आपकी हो जाएगी आराम से। तो आप जब, तो पहले जो कंडीशन, जो पहले जो रिएक्शन आपकी 623 केल्विन पर हो रही थी, अब वो रिएक्शन केवल पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी नाइट्रो समूह के जोड़ने के कारण, नाइट्रो समूह के जोड़ने के कारण कम टेम्परेचर पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप और क्या करें, हम और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें। अब मैं इसके साथ साथ पैरा पोजीशन के साथ साथ यदि ऑर्थो पोजीशन पर भी यदि मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर जो टेम्परेचर अपन पहले दे रहे थे उससे कहीं ना कहीं अब टेम्परेचर आपको और कम देना पड़ेगा। यानी रिएक्शन क्या हुई, आपकी जो हेलो एरीन है वो रिएक्टिव हो चुकी है। तो हेलो एरीन के रिएक्टिव होने से ही आपको जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कम देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या जोड़ दिया, नाइट्रो ग्रुप। यदि आप यदि थर्ड केस में इसके जो सभी जो ऑर्थो पोजीशन है, इसकी सभी जो ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है उन सभी पर यदि आप NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ दें तो क्या होगा, तो हम सभी देखेंगे यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो NaOH के साथ जो रिएक्शन हो रही थी, अब आपको टेम्परेचर कुछ नहीं, आपको नॉर्मल यदि आप इसको हीट भी करते हो, नॉर्मली गर्म भी करते हो, तो आपके सामने आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराने में बिल्कुल इतनी परेशानी हो रही थी स्टार्टिंग में, तो इतनी परेशानियों के साथ आप जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहे थे, वो रिएक्शन यहाँ पे केवल नॉर्मली हीट करने से आपको रिएक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आप सभी समझेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बस इतना सा हुआ है कि आप जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे जब आप इंक्रीज करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है, हेलो एरीन की जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी आप सभी क्या होगे सर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो भी क्या हो गई है, यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। तो इनकी इंक्रीज होने के कारण आपकी जो रिएक्शन है वो इजीली होगी, कम टेम्परेचर पर होती दिखाई देगी। और हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है, जो फर्स्ट केस में इतनी टफ थी कि आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा था, आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो आपको लगभग 380 या कुछ ऐसे पहुँचेगा, ये 300 से ऊपर होगा। इतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन आपको होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड किए, आपके जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कम देना शुरू हो गया। ठीक है, यानी ये रिएक्शन जो है वो इजीली होने लग गई। लास्ट वाला जो कंपाउंड है, इसका जो नाम होता है वो होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड, जो आपके शायद हाफ ईयरली में कहीं देखने को मिला था। आपकी बोर्ड के जो पेपर होते हैं उनमें पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछा था। अब मुझे ये पता नहीं है कौन सा था, वो हाफ ईयरली था। ठीक है, तो वो कोई सा भी ईयर का हो सकता है, तो नेक्स्ट भी कभी पूछ सकता है आपसे। तो पिक्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने ये, ठीक है।
तो आपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को देखा, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे इसको रिप्लेस किया। तो हमने सबसे जो पहली कंडीशन कराई थी नॉर्मल कंडीशन, जिसमें आपने 623 केल्विन के साथ इसको हीट किया और न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट आपने बनाया। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह यहाँ पे जोड़ना शुरू किया, तो आपका जो टेम्परेचर था वो आपको कम देना पड़ा। और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते चले गए, आपका जो टेम्परेचर है वो उतना ही कम होता गया। और थर्ड केस में आपने देखा कि थर्ड केस में तो आपको कुछ नहीं, केवल नॉर्मल हीट करने से ही आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दिया। यानी आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये कुछ केसेज हैं। तो आपने ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। बाकी आप एक सेकंड ये देख रहे होंगे, आप सब ये देख रहे होंगे कि मैंने अभी भी जो ग्रुप जोड़े थे वो सभी ग्रुप, आप जैसे मैंने पिक्रिक एसिड का मैं आपके सामने फॉर्मूला बनाऊं तो आप कहोगे कि पिक्रिक एसिड के फॉर्मूले में मैंने जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़े थे वो कहीं ना कहीं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जोड़े थे। कभी भी मैंने मेटा पोजीशन पे पिक्रिक एसिड में या फिर किसी आपके जो कंपाउंड है इसमें मेटा पोजीशन पे मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जोड़ा। ऐसा क्यों? तो आप कहोगे सर ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, आपने थोड़ी देर पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व था वो कहीं ना कहीं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही हमको दिखाई देता था। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व हाई होने के कारण हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, खींचेगा यानी विड्रॉ कर लेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फिनाइल। ठीक है, यानी आपकी जो फिनाइल, आपका जो बेंजीन रिंग है उसमें से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच लेगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपके न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो ईजी हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, यानी आसान तरीके से, सरल तरीके से आपका न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी। लेकिन यदि मेटा पोजीशन पे होता तो आप कहेंगे कि सर मेटा पोजीशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो मेटा पोजीशन पे आपको किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व देखने को नहीं मिलता। तो आप यदि नाइट्रो ग्रुप को या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे जोड़ते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी मेटा पोजीशन पर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सभी रिएक्शनें कराते हो। इसको आप एक अलग तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। आपको मैं मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं आप कि आपके सामने है हेलोएरिन। बिल्कुल मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाया। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करता है। आप सभी जानते हैं जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस कार्बन पर अटैक करता है। इस कार्बन को अपन बोलते हैं इप्सो कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, इप्सो कार्बन बोलते हैं। ठीक है, जब वो इप्सो कार्बन पर अटैक करेगा तो आप सभी जानते हैं अटैक जब वो करता है तो जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा तो आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आपका न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, और जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड हो जाएंगे 5 जो पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे लॉन पेयर की फॉर्म में चले जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो आप अब तक देखते आ रहे थे, आपके लॉन पेयर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई देंगी। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो हमें इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई देने वाली है। बिल्कुल, अब सेम वही आपका लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने से आपको फिर से एक नई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे पुराना बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे आपके लॉन पेयर आ चुके हैं और क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ जुड़ चुका है। तो यदि आप इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो, यदि आप इन तीनों की कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप कहोगे हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसमें आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में रोटेट कर रहा है। बिल्कुल, आपका क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। ये आपका होता है स्लो स्टेप, और आप सभी जानते हैं जो स्लो स्टेप होता है वो आपका RDX होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे अपन बोलते हैं वेग निर्धारक पद। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ आपका होने वाला है फास्ट स्टेप। आप सबको ये स्टेप याद होंगे, आपने SN1 रिएक्शन में बिल्कुल ये सब कुछ पढ़ा होगा। तो होगा क्या, फास्ट स्टेप में क्या होता है, आप इसको देखें लास्ट वाले स्ट्रक्चर को,
कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो कार्बन है इस पर फिर से 5 अणु बन जाएंगे। जैसे ही 5 अणु बनेंगे तो ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकलेगा तो आपको इस प्रकार से बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे और आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, आपका न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैच हो चुका है। ये सभी स्ट्रक्चर मैंने क्यों बनाई है उसका एक रीज़न है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो ये 3 ही पोजीशन है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो काफ़ी हाई दिखाई देता है। इसके कारण ही हम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो जोड़ रहे थे वो अपने कहाँ जोड़े थे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जोड़े थे। ठीक है, तो ये चीज़ सीन था, ये काफ़ी अपने पढ़ा, तो हमने ये भी समझा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अपने क्यों जोड़ते हैं। बाकी अगली जो रिएक्शन है अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसके लिए आप देखें, बिल्कुल आगे देखते रहिए। और ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमारी मेहनत को देखते हुए बिल्कुल फैलाएं इसको, जैसे हमें आपका मोटिवेशन, बिल्कुल आपका सपोर्ट मिले, और आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। और हम आपके लिए बिल्कुल मेहनत करेंगे। बिल्कुल आपको पसीने दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल निकलते हुए दिख रहे हैं, गर्मी आ चुकी हैं। तो हम थैंक यू, बाकी आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।